हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्कल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। और ये इस वीडियो में मैं आप लोग को यानी ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट हिस्ट्री करने वाले हैं। और लूसेंट का है ना, पूरे तरह से लूसेंट को हम ऑब्जेक्टिव वाइज हम आप लोग को करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो जो है ना, ये सीरीज अच्छा है या नहीं है। ठीक है, और ये सीरीज जो है स्पेशली बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, इवन बिहार दुर्गा के लिए भी। चलिए, तो बिल्कुल हम लोग लूसेंट का जो है एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग इस सेशन को यानी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जो है मतलब कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम मुंह से ही बोलेंगे। ठीक है, जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, तो चलिए, तो थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। आफ्टर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए, बिल्कुल ज्योग्राफी का ये सीरीज चलने वाली है। संपूर्ण लूसेंट का दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। पूरे लूसेंट का हम पार्ट वाइज करवा देंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। राइट, चलिए, तो हम लोग सेशन को यानी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, आप लोग जवाब भी दीजिएगा। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? मित्रों, भूगोल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। मित्रों याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, कब किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। और ये कहाँ के थे दोस्तों? ये ग्रीक देश के थे। ये कहाँ के थे? ये ग्रीक देश के थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और ज्योग्राफी का पुस्तक का लेखक भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है ना। ज्योग्राफी को अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो उसका संधि विच्छेद होता है जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, जियो मीन्स होता है पृथ्वी, ग्राफोस मतलब होता है वर्णन करना। यानी ज्योग्राफी का शब्द का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, आप लोग अच्छा से सुनिएगा भी। भूगोल के नामकरण, है ना, भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का जो है स्वरूप किसे दिया जाता है? तो मित्रों याद रखिएगा, यूनान के निवासियों को दिया जाता है ना। और वैसे प्रारंभिक तौर से भी यूनान जो है पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यूनान के निवासियों ने भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिकता देने का जो है ना श्रेय इसी को जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, जस्ट पीरियड्स, है ना, जस्ट पीरियड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों इसके लेखक का नाम है हिकेटियस। राइट, हिकेटियस दोस्तों याद रखिएगा, है ना। इस पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन का चर्चा जो है भौगोलिक तत्व क्रमबद्ध समावेश किया गया है ना। और इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी का जनक यानी भूगोल का जनक भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न देख लीजिए, वही प्रश्न है ना, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिकेटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इस वीडियो से ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्तमान भूगोल का जनक दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर होता है, ठीक है, यहाँ पे अलेक्जेंडर, थोड़ा सा आप लोग इसको एरर को सही कर लेंगे। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है वर्तमान भूगोल का जनक। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। ठीक है, इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, व्यवस्थित इरेटोस्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों भौतिक भूगोल का जनक जो है पॉलीडोनियम को कहा जाता है। किसको? पॉलीडोनियम। ठीक है, हाँ, भौतिक जाएगा भाई डोनियम में, भौतिक कहाँ जाएगा? डोनियम में, याद रखेंगे। थोड़ा सा ट्रिक वाइज भी आप लोग याद रखेंगे। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो है वो कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों? कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, कार्ल और सावर को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, है ना, गणितीय भूगोल का जनक, गणितीय भूगोल का जनक यानी संस्थापक किसे कहा जाता है? तो थेल्स को भी कहा जाता है और एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। ये यहाँ पर एनेक्सीमेंडर दोस्तों याद रखेंगे, थेल्स और एनेक्सीमेंडर। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, विश्व भूगोल का निर्माता किसे कहा जाता है? मित्रों ये प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है ना। विश्व भूगोल का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इस किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को कहा जाता है।
है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। याद रखेंगे, एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है ना। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रेबो, है ना। क्या हो जाएगा मित्रों? एस्ट्रेबो होगा करेक्ट जवाब। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द आता है, संभववाद और निश्चयवाद। ठीक है, संभववाद मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा नियम, है ना, जिसमें मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन के लिए समर्थ है। मनुष्य जो है वो पर्यावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संभववादी। ठीक है, मनुष्य जो है वो पर्यावरण में चेंजेज कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संभववादी। लेकिन निश्चयवादी क्या होता है? मनुष्य जो है पर्यावरण के साथ कोई छेड़खानी यानी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसे हम लोग निश्चयवादी कहते हैं। तो संभववाद से संबंधित कुछ महापुरुष है, भूगोलवेत्ता है, जिसका नाम है वाइडल डीला ब्लास, है ना। वाइडल डीला ब्लास याद रखेंगे। उसके बाद फैब्रो, है ना। ये दोनों व्यक्ति जो है संभववाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब कहेगा निश्चयवाद से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं? तो मित्रों याद रखेंगे, रीटर, कौन कौन? रीटर। उसके बाद दोस्तों रेटजेल, है ना, ये सब है। एलन सैम्पुल और हटिंगटन। हटिंगटन दोस्तों याद रखेंगे, हटिंगटन भी, है ना, ये निश्चयवाद से संबंधित है, हटिंगटन। तो नवीन निश्चयवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रेटजेल को कहा जाता है। किसे? रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए थोड़ा सा मैं आप लोग को कुछ यहाँ पे प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, हाँ। देखिए भूगोल की परिभाषा से कुछ संबंधित टर्म आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, पूछ दिया जाता है कि ये किसका परिभाषा है। ठीक, तो देखिए भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, है ना, फलों और भूतराल क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, ये किसका कथन है? एस्ट्रेबो का कथन है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। किसने कहा था? तो कैलेडियम टॉलमी ने कहा था। ठीक है, कुछ हम लोग को याद रखना है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि अनेक आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो अनेक तारा के समूह को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और अनेक आकाश गंगा के समूह को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? ब्रह्मांड बोलते हैं, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, महाविस्फोटक सिद्धांत। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। महाविस्फोटक सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, है ना। बिग बैंग थ्योरी जो है इसी को बोला जाता है। किसने दिया था? तो मित्रों याद रखेंगे, जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। और ये क्या चीज़ से संबंधित है मित्रों? तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कई और सिद्धांत है जो आप लोग को याद रखना है। माफ कीजिएगा, सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? महाविस्फोटक सिद्धांत यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है। इसका खोज किसने किया? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी, है ना। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। उसके बाद तीसरा आ जाता है दोलन सिद्धांत, है ना। पल्सेटेटिंग यूनिवर्स थ्योरी जो है ये किसने दिया था? तो एलन संडेजा ने। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है स्फीति सिद्धांत, है ना। स्फीति सिद्धांत किसने? एलन गुथ ने दिया था। ठीक है, हाँ। लेकिन ब्रह्मांड के उत्पत्ति से जो है ना संबंधित सबसे उपयुक्त सिद्धांत जो है वो महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, वो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैप परियोजना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैप परियोजना आप लोग को याद रखना है ना। देखिए दोस्तों नासा, है ना, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ नासा। उसके बाद नासा द्वारा 30 जून 2001 को, कब? 30 जून 2001 को मित्रों याद रखेंगे, है ना, डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में, है ना, हाँ, बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हेतु मैप परियोजना लाया गया था, है ना। किस सिद्धांत को पुष्टि हेतु? तो बिग बैंग थ्योरी के पुष्टि हेतु जो है वो मैप परियोजना लाया गया था। मैप परियोजना का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी
प्रोब, है ना, इसे मैप MAP मैप का शुभारंभ किया था। मैप एक खोजी उपग्रह है दोस्तों। क्या है? मैप क्या है? एक खोजी उपग्रह है। क्या है? खोजी उपग्रह है, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होता है और 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 में निधन के बाद, है ना, इसके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम, है ना, 11 फरवरी 2003 ईस्वी को WMAP रखा गया है। W मीन्स विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब रखा गया, याद रखेंगे। यही था मैप परियोजना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसन को क्या कहा जाता है? तो मित्रों, हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किसने किया? तो दोस्तों किसने किया था? CERN ने किया था। अब इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, है ना। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने, है ना, इसका खोज किया था, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब किया था मित्रों? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 2012 को सर ने हिग्स बोसन से मिलता जुलता ये सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किया था। ठीक है, हाँ। और ये क्यों किया था? ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु, है ना, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? तो मित्रों, ब्रह्मांड का व्यास जो होता है लगभग वो 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये पावर में 8 हो जाएगा, है ना, 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, हाँ। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है ना। कितना है लगभग दोस्तों? 100 अरब मंदाकिनी है, याद रखेंगे, है ना, जिसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। कितना? 100 अरब क्या है मंदाकिनी में भाई? तारे हैं, है ना, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ पर मंदाकिनी क्या है? तो भाई मंदाकिनी आप क्या है? तो देखिए, तारों का यह क्या है दोस्तों? समूह है। मंदाकिनी क्या है? तारों का समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला। ठीक है, और तारा निर्माण प्रक्रिया में शुरुआत का गैस पुंज है, यानी गैसों का ये बहुत सारा समूह है। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं दुग्ध मेखला, यानी मिल्की वे, है ना। पृथ्वी का मंदाकिनी कौन हो जाएगा? मिल्की वे, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद दोस्तों, अच्छा, मंदाकिनी का आकार अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों वो सर्पिला होता है। किस टाइप का होता है? सर्पिला होता है, यानी स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल होता है, याद रखेंगे, स्पाइरल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला है, आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो मित्रों, आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं, याद रखेंगे। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो यानी सबसे नया, तो ड्वार्फ मंदाकिनी कौन हो जाएगा? ड्वार्फ मंदाकिनी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। सभी तारों का जन्म कहाँ होता है? तो मित्रों, सभी तारों का जन्म जो होता है निहारिका में होता है। और याद रखेंगे, ये ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं आता है ना, ये ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। और याद रखेंगे, ये जो है ना सौर परिवार में नहीं आता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सौर परिवार में कौन नहीं आता है, तो याद रखेंगे सोलर सिस्टम में ये नहीं आता है। ठीक है, तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा निहारिका। और ये क्या होता है? धूल और गैसों का एक बादल होता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। चलिए इसी तरह से मैं आप लोग को पूरे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप से करवा दूंगा पूरे कवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।